सेकेंड टॉपिक इज हम बात करेंगे दैट इज Faraday's लॉज। थर्ड हम करेंगे LENZ लेंज लॉ। फोर्थ हम समझेंगे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। फिफ्थ टॉपिक है हमारा एडी करंट। Sixth is called motional EMF. Seventh is called rotational EMF. Eighth topic is known as motional हो गया, rotational हो गया, then self induction. Mutual induction. Last is called energy stored in a तो टोटल 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, सब पे एवरेज मान के चलो 15-15 मिनट तो लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे किसी किसी में। ठीक है, तो 3 घंटे लग जाएंगे आराम से करने। फर्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं हम। फर्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज नोन एज magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स को ना हम 5D से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन लिख लो, मैं बोलता हूँ। It is defined as the number of magnetic field lines. It is defined as the number of magnetic field lines. Number of magnetic field lines crossing the given surface area. Number of magnetic field lines crossing the given surface area in the direction crossing the given surface area in the direction perpendicular to the surface. In the direction perpendicular to the surface. In the direction perpendicular to the surface. बोर्ड पे देखो, इमेजिन करो मेरे पास में ये एक सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, इस सर्कुलर कॉइल का A एरिया है। A is the area of cross section. ठीक है, इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। काउंट करना, 1 ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी जो है ऐसे जाती है दिखाई। बट यू नीड टू सी कितनी नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर से जा रही है। काउंट करो कितनी लाइंस अंदर जा रही है। 5 जा रही है, ये वाली नहीं जा रही है, ये वाली नहीं जा रही है, तो ये फ्लक्स में काउंट नहीं होगी। फ्लक्स का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही है। ठीक है, मैथमेटिक्स के हेल्प से हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। 5B मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला सिंबल है, फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। B इनटू में A इनटू में cos थीटा। B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, A जो है ये वाला एरिया है, और थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड A वेक्टर। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, एरिया जब ड्रॉ करेंगे तो सरफेस जो है थोड़ा सा टिल्ट है। ठीक है, सरफेस का जो एरिया का डायरेक्शन है वो निकालने के लिए आप क्या करते हो, एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। जैसे मैंने मार्क करके दिखाया अपने हैंड पे, तो एरिया पे परपेंडिकुलर, दिस इज सरफेस पे परपेंडिकुलर, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज एरिया वेक्टर। तो सरफेस पे परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन होता है, जैसे फ्लक्स में होता है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। इधर एरिया, इधर मैग्नेटिक फील्ड ये वाली B है, तो B और A के बीच का जो एंगल होगा दिस इज थीटा। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए हमें, एक तो B चाहिए, एक हमें A चाहिए और एक हमें थीटा चाहिए। जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे हम ये 3 चीज़ों के बारे में जरूर सोचेंगे, इसके बिना फ्लक्स निकाल ही नहीं सकते आप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। अब आप इसको WB यानी कि वेबर भी लिख सकते हो। ठीक है, CGS यूनिट
सीजीएस यूनिट टेस्ला की जगह गॉस होता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम मैक्सवेल भी लिखते हैं। ठीक है, 1 मैक्सवेल 10 की पावर -8 वेबर के इक्वल होता है। ये भी याद रखना, क्योंकि मैक्सवेल को कभी कभी वेबर में चेंज करना पड़ सकता है। ऐसा रेयर केस होता है, बट कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, क्योंकि cos थीटा हटाओगे तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। और हम सबको पता होना चाहिए फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे भी दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है। ठीक है, डेफिनेशन लिखवा दी है, बाकी सब नोट करें। अच्छा, देयर आर टू स्पेशल केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट 2 केसेस, क्योंकि इसी में एक बात रहेगी, या तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। तो जब एंगल 0 हो जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू B into A हो जाएगी, विच इज द मैक्सिमम फ्लक्स। और ये कब पॉसिबल होगा, डायग्राम बना के देखते हैं। ये सर्कुलर कॉइल है, इसका एरिया का डायरेक्शन ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ ही जा रही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0 हो जाएगा और ये मैक्सिमम फ्लक्स को दिखाता है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो कॉइल ऐसे रखी हुई है, कॉइल का एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। यहाँ डायरेक्शन से मतलब फेस होता है, एरिया का फेस ऊपर की तरफ है तो एरिया का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। मैग्नेटिक फील्ड आपकी सपोज इस तरफ जा रही है तो एंगल हो जाएगा 90, और हम सबको पता है cos 90 की वैल्यू थीटा 90 डालोगे cos 90 0 होता है, तो आपका फ्लक्स भी, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तब फैराडे का फर्स्ट लॉ, whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, comma, an EMF is induced, an EMF is induced, an EMF is induced in the coil, an EMF is induced in the coil, coil में EMF induce हो रहा है, and it lasts long, ये कब तक रहेगा, and it lasts long till the change in magnetic flux continues, and it lasts long till the change in magnetic flux continues, और ये तब तक रहेगा जब तक मैग्नेट का फ्लक्स क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा, चेंज होगा, and it lasts long till the change in magnetic flux continues। देखो ये एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर उस जगह पे लगाया जाता है जहां ये देखना हो कि करंट है भी या नहीं। कम से कम करंट होगा तो भी पता लगा लेगा। इसको बनाया ही ऐसे जाता है कि कम से कम करंट पे भी वर्क करता है। अब कहीं पे बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा सोलिनॉइड है जिसको हम कॉइल भी कह सकते हैं, कॉइल, सोलिनॉइड, इंडक्टर, बड़े सारे नाम है इसके। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। माइकल फैराडे ने इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गया, दूर लेके गया, उसने नोटिस किया इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, मतलब कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तो माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। ये सबसे टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी का 99% यही मेथड यूज करते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड जो बन रही है वो मोस्टली इसी से बन रही है। चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, वहाँ पे भी यही काम कर रहा है। आपकी कार चल रही है, उसके अंदर भी ये इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह से बन रही है। जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, टरबाइन्स घूम रहे हैं, एयर टरबाइन्स घूम रहे हैं, या फिर कहीं पे वाटर टरबाइन है जहाँ पे ऊपर से पानी नीचे गिरता है और टरबाइन घूमते हैं। तो बेसिकली जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसमें मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन कराया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आऊँ या दूर लेके जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ही बनेगा, दोनों में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है। तो उसने स्टेटमेंट में लिखा, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल, कॉमा लगा के आपने लिखा एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ का मतलब यहाँ वोल्टेज से है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, और वो कब तक रहेगी, एंड इट लास्ट लॉन्ग टिल द चेंज इन
मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूज, उसने रीजन बताया कि मैग्नेट का फ्लक्स बदल रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? और मैग्नेट का फ्लक्स क्या है हमने अभी अभी पढ़ा, सबसे पहला टॉपिक मैग्नेट का फ्लक्स पढ़ा। मैग्नेट का फ्लक्स क्या होता है? B इनटू में A इनटू में cos थीटा। उसने ये कहा कि मैग्नेट के पास या दूर लाने से तो भाई B चेंज होगा ना, पर उसने मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का रीजन नहीं बताया। उसने रीजन क्या बताया? मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी इस कॉइल का एरिया आप चेंज करके देखो तो भी डिफ्लेक्शन आएगा, यानी एरिया चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। थर्ड उसने रीजन दिया कि सर आप एंगल चेंज करके देख लो, आप इस मैग्नेट को ऐसे गोल घुमा के देख लो, गोल गोल, टरबाइंस में रोटेशन ही तो होता है। आप मैग्नेट्स को रोटेट करके देखो, रोटेट करोगे तो भी इसके अंदर रिफ्लेक्शन आनी शुरू होगी। यानी कि अगर आप फ्लक्स चेंज होना चाहिए बेसिकली, ऊपर जाने का, अगर मैग्नेट ऊपर ले जाओगे या नीचे ले जाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो तीन रीजन है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लो, या एरिया चेंज कर लो, या फिर एंगल चेंज कर लो। कुछ भी चेंज कर लो, तीनों में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन पक्का आएगी। पहला लॉ क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट लॉ की सेकंड लॉ, राइट ऑन सेकंड लॉ। क्या है फैराडे का सेकंड लॉ? लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, the magnitude of induced EMF is directly proportional, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the time rate of change in magnetic flux, is directly proportional time rate of change in magnetic flux, time rate of change in magnetic flux, ये लिखा है, देख लो। इंड्यूस ईएमएफ मतलब ई, ईएमएफ का सिंबल ऐसे वाला ई बनाना है, प्लीज ये वाला ई मत बनाना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई है, ठीक है? सिंबल्स का थोड़ा ध्यान रखो, फिजिक्स में सिंबल्स थोड़ा ध्यान से बनाना, ठीक है? ईएमएफ का सिंबल ये होता है, ये इंड्यूस ईएमएफ का सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के साथ चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब d phi v by dt, टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रोपोर्शनल हटाओगे यू गेट माइनस d phi v by dt। कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और n टर्न्स, आपका ईएमएफ आ जाएगा माइनस का n इनटू में d phi v by dt, ये आ जाएगा। You will get this. This is the value. अगर वन नंबर ऑफ टर्न है तो फिर वही किएगा तो बच्चे, या फिर यहाँ 1 बच्चों, ये जो माइनस दिख रहा है ना आपको, ये माइनस का एक रीजन है। ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये एक इंड्यूस्ड है, यानी ये एक अपोजिंग ईएमएफ है। मतलब ये सर्किट के अंदर जो बन रहा है इसका नेचर ऐसा है कि वो इस कॉइल की वजह से बन रहा है, लेकिन ये बनने नहीं देना चाहता, कॉइल नहीं चाहती कि ये बने। जैसे मैकेनिक्स, देखो नेचर का रूल है, रूल्स आर सेम। जब आप एक टेबल पे एक ब्लॉक, सपोज मेरे हाथ पे एक पेन रखा हुआ है, अगर मैं इसको इधर फोर्स लगाता हूँ, मैंने फोर्स लगाया तो चल क्यों नहीं रहा है? थोड़ा सा मूव करता है फिर रुक जाता है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जब मैं एक्शन लगाता हूँ तो एक रिएक्शन क्रिएट होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही जब मैं मैग्नेट को क्लोज लाऊंगा या मैग्नेट को रोटेट करने की कोशिश करूंगा, ये रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी उसके एंड दैट रिएक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट इन नेचर एंड दैट माइनस इज बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, वो ये एक्चुअली शो कर रहा है दैट दिस माइनस इज इंडिकेटिंग कि ये क्या है, ये एक अपोजिंग ईएमएफ। कैसे दिखाऊं मैथमेटिकली? माइनस लगा के दिखाऊंगा ना, तो माइनस लगा के समझा। ठीक है, क्या आपको फैराडे के लॉ समझ में आ गए सारे के सारे? फैराडे ने कितने लॉ दिए थे? 2 लॉ दिए थे। बट आपको पता है एक लॉ फैराडे ने नहीं दिया था, वो लेंज ने दिया, अगले साइंटिस्ट ने दिया। और हम हमेशा बोलते हैं ईएमआई के 3 लॉज होते हैं, 2 अलग-अलग लोगों ने दिए। मतलब पहले 2 फैराडे ने दिए और थर्ड लॉ ऑफ ईएमआई लेंज ने दिया। इसको ईएमआई का थर्ड लॉ भी कहते हैं, इसको लेंज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। राइट डाउन बोलते हैं ईएमआई के 3 लॉज होते हैं, 2 अलग-अलग लोगों ने दिए। मतलब पहले 2 फैराडे ने दिए और थर्ड लॉ ऑफ ईएमआई
लेंस। इसको ईएमआई का थर्ड लॉ भी कहते हैं, इसको लेंस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। राइट डाउन। पहले स्टेटमेंट लिखवा दूं, पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद लिखो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। द पोलैरिटी ऑफ पोलैरिटी का मतलब साइन प्लस होगा या माइनस होगा। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce current. It tends to produce current in such a manner that it opposes the change. In such a manner that it opposes the change that has produced it. It opposes the change that has produced it. What do they? That has produced it. Look here. इस लॉ को बोलते हैं लेंस लॉ, LENZ। लेंस लॉ। लेंस ने क्या कहा? लेंस ने कहा मान लीजिए ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मान लीजिए एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी इंस्टॉल कर सकते हो, लगाना चाहो तो गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, पर मैं अभी नहीं लगाऊंगा, मैं बस आपको ऐसे समझाऊंगा। अब सपोज करो कि ये मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आ गया, तो हम सबने फैराडे के फर्स्ट लॉ में पढ़ा। फैराडे ने बताया कि पहले लॉ में, फर्स्ट लॉ में, कि जब भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो तब तक बनता है जब तक मैग्नेट कॉइल के पास आता रहे या मैग्नेट कॉइल से दूर जाता रहे, मतलब फ्लक्स चेंज होता रहे। सेकेंड लॉ में क्या बताया? सेकेंड लॉ में फॉर्मूला दे दिया उसने कि इतना बनता है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो सेकंड लॉ में तो कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला ही है, बस इक्वेशन है। तो सेकंड लॉ में कुछ नहीं पता चलेगा। बट फैराडे ने ये नहीं बताया करंट बनेगा तो करंट क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन तो बताई नहीं उसने, तो डायरेक्शन कैसे निकालें? तो उसके लिए लेंस ने समझाया कि डायरेक्शन निकालने के लिए आप फिर से इस माइनस की हिंट ले सकते हो। माइनस अपोजिट नेचर का है ना, तो ये माइनस की हिंट ले सकते हैं। देखो जब नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो कॉइल को कुछ ऐसा करना है कि वो इस मैग्नेट को पास आने से रोके। जैसा कि नॉर्मली होता है, जब आप इस पेन को चलाने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन अपने आप रोल प्ले करता है, अपने आप रोकने का काम करता है। तो जब मैं इस मैग्नेट को क्लोज ला रहा हूं तो ये कॉइल क्या करेगी? अपने अंदर फ्रिक्शन क्रिएट करने की, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। और वो रेजिस्ट कैसे कर सकती है? एक ही तरीका है, वो अपने अंदर एक नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ को क्या कर सकता है? रिपेल कर सकता है। अब नॉर्थ का मतलब समझ लो जरा एक बार। नॉर्थ लिख तो दिया, पर नॉर्थ करेंगे कैसे? नॉर्थ के लिए करंट को एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। रीजन राइट हैंड रूल। हम सबको पता है कि हमारी जो ग्रिप होती है, अगर वो करंट को रिप्रेजेंट करती है, करंट को घूम रहा है, तो हमारा थंब कहां पे आ रहा है? बाहर आ रहा है। और थंब बाहर आने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। बाहर आती है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ही तो होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ही तो निकलती है। तो बेसिकली जब करंट आपका ऐसे घूमेगा तो ये कौन सा पोल हो गया? और अगर कभी भी आपको यहाँ साउथ लिखना पड़े तो साउथ पोल का मतलब क्या होता है समझना। करंट आपका ऐसे चलना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए। करंट ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, और साउथ के अंदर जाती है मैग्नेटिक। साउथ मतलब उसके अंदर जाएगी, नॉर्थ मतलब बाहर आएगी। अब लेंस ने ना इसको और सिंपल कर दिया। लेंस ने पता नहीं, अब लेंस की बात आपको अच्छी लगी या नहीं। लेंस ने कहा कि नॉर्थ को ऐसे घुमा दो तो ये करंट डायरेक्शन है, साउथ को ऐसे घुमा दो ये करंट की डायरेक्शन है। तो लेंस ने कहा कि नेचुरली आपका जो लेटर जो आप लिख रहे हो उसी से पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। उसने अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट यू कैन सी। ठीक है, तो अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? नॉर्थ बना दूंगा, और नॉर्थ को मैं कहूंगा नॉर्थ का मतलब ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट। इजी, नो नीड ऑफ एनी रूल, है ना। एक और देखना जरा। सपोज ये कॉइल है, सपोज ये मैग्नेट है, सपोज ये नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर से है, और सपोज इस बार मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूँ। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो नॉर्थ या साउथ। पहले नॉर्थ बना के देख लेते हैं, सोच लेते हैं, फिर साउथ बना के सोच लेंगे। नॉर्थ बनाना एक बार यहाँ पे सोचो कि नॉर्थ बन गया तो क्या होगा? नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। वो तो पहले से दूर जा रहा है, आप भी दूरी भेजोगे क्या? अगर कोई बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन भी उसको उधर ले जाने की कोशिश करेगा क्या? नहीं ना, उल्टा करना है ना। तो अगर नॉर्थ दूर जा रहा है
तो क्या करना है, रोकना है ना आपको। तो दूर जाते हो कैसे रोकोगे, अट्रैक्ट करके। अट्रैक्ट कैसे होगा, साउथ बना के। सर साउथ, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, सिंपल है। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात सबको समझ में आती है? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस लॉ हमें समझ में आ गया। एक और है, चलो ये वाला करके बता दो, फिर मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया, अब क्लियर हो गया। ये मेरे पास में एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स है, ए और बी, और एक कॉइल लगा रखी है, और ये एक मैग्नेट है। ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है जिसको मैं इसके पास लेके आया। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे क्या क्या पोलैरिटी ऑफ चार्ज आएगा, मतलब ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कौन सा पोल पास आ रहा है, साउथ के पास आने से क्या होगा, अपोज होगा। तो साउथ अपोज कैसे करूं मैं, साउथ बना के। तो इसमें साउथ ही बनेगा, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स करंट के उल्टा चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ भाग रहे हैं सारे के सारे, तो इलेक्ट्रॉन्स किस प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो बी पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ए प्लेट से तो निकल के आ रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो ए पे क्या आ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो प्लस हो जाएगा, जो ले रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो चार्ज भी बदल जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो साउथ पास आ सकता है, साउथ दूर जा सकता है, नॉर्थ पास आ सकता है, नॉर्थ दूर जा सकता है। इसका भी बता दो सारे बच्चे, लास्ट यही तो रह गया। अगर साउथ को दूर लेके जाएंगे तो नॉर्थ बन जाएगा, है ना, और नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, रूल की भी कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल एक लेटर लिखना है आपको पोल के। कोई भी सोलिनॉइड आ जाए, कॉइल आ जाए, उस पे तो ऐसे ही कर देंगे, नोट करिए। और जब कॉइल नहीं होती है ना, तो कई बार हमें फ्लेमिंग रूल्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है अगले टॉपिक में। पहले आप इतना नोट, ठीक है। देखो पता है, लेंस लॉ एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन को समझा। कैसे, हाउ लेंस लॉ एक्सप्लेन्स एनर्जी कंजर्वेशन। लिख ले क्वेश्चन ये वाला, एक्सप्लेन हाउ लेंस लॉ एक्सप्लेन्स एनर्जी कंजर्वेशन। बताओ लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन कैसे एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन हाउ लेंस लॉ explains energy conservation. Explain how Lenz law explains energy conservation. देखो दो एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे दो एग्जाम्पल्स में समझ आ जाएगा। देखो ये मैग्नेट एट रेस्ट है, तो पोल बनेगा क्या कोई, जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई करंट नहीं है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी तो हुआ। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कहता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही तो होता है ना कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो आप बताओ जब मैग्नेट मूव नहीं कर रहा तो कौन सी एनर्जी है इसके पास, नो एनर्जी, हेंस देयर इज आल्सो नो एनर्जी। सपोज नाउ मैग्नेट स्टार्ट्स मूविंग, मैग्नेट चलना शुरू करते हैं v वेलोसिटी से, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, एंड हेंस रिलेटिव मोशन क्रिएट हो गया, एंड हेंस ईएमएफ करंट बनने लग गया। तो ये है तो सही कंजर्वेशन। दो लाइन में लिखना है, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना, लिखो ओनली टू लाइंस, मतलब टू केसेस। सबसे पहले कंसिडर अ मैग्नेट इज प्लेस्ड, कंसिडर अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉइल, कंसिडर अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉइल। Then there is no kinetic energy, there is no kinetic energy, and hence there is no kinetic energy, and hence there is no kinetic energy, and hence पीछे आगे पीछे कहीं और चले जाए, इधर आ जाए।
there is no kinetic energy and hence there is no kinetic energy and hence no change in flux and hence no change in flux. Therefore there is no electrical energy. Therefore there is no electrical energy. पैरा चेंज करके लिख दो. When a magnet is moving towards the coil, when a magnet is moving towards the coil, when a magnet is moving towards the coil, then there is change in flux. Then there is a change in flux. Hence, kinetic energy is converted into electrical energy. Hence, kinetic energy is converted into electrical energy. ठीक है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, मैं कुछ भी नहीं बताऊँ, एवरीथिंग इज दैट. नाउ फ्लेमिंग्स ने एक्चुअली दो रूल दिए थे, एक राइट हैंड रूल और एक लेफ्ट हैंड रूल. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल स्पेशली तब लगाया जाता है जब हमें फाइंड करना हो, मतलब उसकी डायरेक्शन. वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकते पर डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. और वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? अच्छा, अगर आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना है ना, तो आपको बस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होगा, मतलब ओम्स लॉ लगाना होगा. वैल्यू भी निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से. करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, और यहाँ वोल्टेज क्या है? ईएमएफ है कॉइल का. आर क्या है? रेजिस्टेंस. अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है? देखो, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, आपका जो थंब है, इन दोनों को पहले सेट कर लेते हैं. फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखानी चाहिए, थंब फोर्स को दिखाना चाहिए. तो आपकी जो सेंट्रल फिंगर है वो स्मॉल आई यानी कि इंड्यूस करंट को दिखाएगा. तूने डोर बंद कर दिया? सुन, अभी नहीं हुआ बंद, दोबारा जाएगा. उसका रीज़न ये है कि मेरे भाई साहब आ जाएंगे अंदर, तो अपनी बड़ी बात नहीं, अंदर आके बैठ गया हो, कम नहीं हो जाएगा. और भी कोई आ सके? यशस्वी है, दरवाज़ा खुला छोड़ के आए खुला. हेलो हेलो. रात को बंद हो गया तो ये वही रोएगा बैठ के, मैं चला जाऊंगा. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? कल ही खुलेगा 5 बजे के बाद. फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, थंब जो है फोर्स है, सेंटर फिंगर इंड्यूस करंट को दिखाता है. अब कैसे करना है? देखो, इसको लगाना कब है पहले तो ये सीख लेते हैं. कब लगाएं, कहाँ लगाएं, सब समझ आ जाएगा. देखो मेरे पास में ना एक, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्रॉस दिख रहा होगा. हम सबको पता है क्रॉस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है. ठीक है. और सपोज ये एक रेक्टेंगल है. ये रेक्टेंगल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरफ मोशन है उसका, इस तरफ मूव कर रहा है. मोशन लिखा होगा, वेलोसिटी लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा, पता चल जाएगा इधर की तरफ जा रहा है. और ये जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड है. अब आपको ये बताना है कि इस कॉइल के अंदर, इस ए बी सी डी कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये बताना है. सबसे पहले मैं ये समझ लूँ कि सर ये करंट बनी क्यों है. तो आप ये समझना, देखना जरा ध्यान से. सपोज ये एक रेक्टेंगल है, सपोज ये रेक्टेंगल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है. तो आपको नहीं लगता कि अब एरिया इसका ज़्यादा फ्लक्स ले पा रहा है? पहले जब ये बाहर था तो इसके ऊपर एक भी फ्लक्स था ही नहीं, क्योंकि एरिया तो है पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है.
ठीक है, जैसे जैसे अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी बढ़ रहा है। तो जब ये अंदर जा रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, तो करंट भी इंड्यूस होगा। किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा वो निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स का रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है? अच्छा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों सेम है, कॉन्फ़िगरेशन में दोनों सेम है। ये मत सोचना कि सर लेफ्ट पहले अलग पढ़ना पड़ेगा, राइट अलग पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कौन सा कहाँ लगाना है। रूल्स की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। फर्स्ट फिंगर दोनों में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, थंब दोनों में फोर्स है। यहाँ पे सेंट्रल फिंगर करंट थी, यहाँ पे इंड्यूस करंट है। ये करंट है, ये बैटरी से आने वाला करंट है, और ये करंट बनने वाला करंट है। अब बैटरी वाला करंट तो पहले से पता होगा, तो लेफ्ट हैंड में करंट पहले से पता होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड में करंट का प्रॉब्लम नहीं था, इसमें करंट का प्रॉब्लम है, इसमें करंट फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या कहाँ यूज किया जाता है? लिख दिया फाइंड इंड्यूस करंट। याद रहेगा कि नोट्स ऐसे ही बनाओगे तभी ध्यान में रहेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा आपसे डिफाइन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल। मैं लिखवा दूंगा तो भी बेकार है वो आपके, क्योंकि 20 इयर्स में नहीं पूछा तो अभी भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। कोई आपसे ये नहीं पूछता ही नहीं है, तो 10th में भी नहीं पूछते अब, ठीक है। आपको अप्लाई करना आना चाहिए, यू नीड टू अप्लाई, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट आएगी निकालने के लिए। ओके, तो क्या करना है समझना ध्यान से। फर्स्ट फिंगर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रही है, ठीक है। थंब क्या है? इसी ऑर्डर में, पहले फर्स्ट फिंगर सेट करनी है, फिर थंब सेट करना है, फिर सेंट्रल, ये इसी ऑर्डर में सेट करना है। तो इसीलिए ऐसे लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ठीक है। थंब कहां पे जाएगा? थंब जाएगा इस तरफ, क्योंकि बॉडी तो इस तरफ मोशन कर रही है, यानी इधर फोर्स लगा के खींचा जा रहा है आप इसको, राइट। आप इधर पुल कर रहे हैं ना फोर्स लगा के, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, तो इंड्यूस करंट कहां जा रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में, यानी करंट ऊपर की तरफ जाएगा। तो करंट आपका सी से बी की तरफ जाएगा। अब बच्चे पूछते सर यहां ऊपर क्यों नहीं? ये कैसे पता चला इस वाले में ऊपर? ये तो एग्जिट है, ये तो अभी है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस पे लगाना है जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ना कि इसके ऊपर। और सर अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाए तो फिर तो करंट ही नहीं बनेगा, क्योंकि फिर तो फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, फिर कहां से फ्लक्स चेंज होगा? तो इसीलिए पूरा तो आएगा ही नहीं कभी भी। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर ये कॉइल यहां से बाहर ऐसे एग्जिट कर रही है तो क्या होगा? ये कॉइल कभी ना कभी एग्जिट भी तो करेगी। अब देखते हैं क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बॉडी अभी भी मोशन नहीं कर रही है, तो इंड्यूस करंट अभी भी ऊपर ही जाएगा, हैंड तो वैसे का वैसे ही रहेगा, पर इस बार करंट इस वाले में ऊपर जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब देखो क्लॉकवाइज पहले वाले में क्या था? एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे वाले में क्या है? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई, क्योंकि पहले वाले में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, दूसरे वाले में फ्लक्स डिक्रीज होता है, ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन उल्टी होगी। समझ? रूल वैसे ही लगा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, बॉडी इधर, करंट ऊपर, इसमें भी करंट ऊपर, ठीक है ना। लेकिन ठीक से लगाएंगे तो आपको आंसर करेक्ट मिलेगा, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? एक एग्जांपल नोट कर लो, फिर मैं और क्वेश्चंस कराता रहता हूं बीच बीच में, फ्लेमिंग रूल तो चलता रहेगा क्लास में। So NCERT has related this topic, बट अब कर रहे हैं तो साथ साथ पूरा करा दें, फिर अब बाद में एंट्रेंस के लिए अलग से नोट्स नहीं बनेंगे आपके। लिख लो ये भी छोटा सा टॉपिक। It is the current induced in a bulk substance. It is the current induced in a bulk substance. Current induced in a bulk substance when changing magnetic flux. When changing magnetic flux is passed through it. When changing magnetic flux is passed through it. देखो ये एक बल्क नेचर का आयरन है, Fe आयरन। बल्क से मेरा मतलब जैसे सॉलिड है, अंदर पूरा भरा हुआ है, ठीक है, कोई कॉइल नहीं है इस बार एक पत्थर जैसा, एक स्टोन जैसा, एक सॉलिड बल्क पीस है। मैंने इसके ऊपर ऐसे बी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, लेकिन कैसी नेचर की? बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई की, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर प्रोजेक्ट की। तो एडी ने ऑब्जर्व करा कि इसके अंदर करंट फॉर्म होने लग गया, छोटे छोटे लूप्स बन गए। जरूरी कि एक ही करंट बने, कई छोटे छोटे लूप्स बन जाते हैं कई बार, तो करंट फॉर्म होने लग गया इसके अंदर। और एडी ने, और ये करंट मेजर नहीं कर सकते,
क्योंकि कोई गैल्वेनोमीटर फिट तो कर नहीं सकते अंदर, बल्क है ना, बल्क भरा हुआ है, कोई कॉइल तो है नहीं फिट कर लूँगा, अंदर अंदर घूमने लग गया करंट। तो एडी को कैसे पता चला करंट बन रहा है? एडी ने जब इसको हाथ लगाया तो ये हीट हो गया। तो ही सेड यहाँ पर एक फिनोमेना हुआ होगा, इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जिसमें भी करंट पास करता है वो हीट हो जाती है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन से मोशन में आते हैं तो कोलिजन्स की वजह से गर्म हो जाती है। और कोई रीज़न किसी को समझ नहीं आया आज तक, ये एक रीज़न, सबसे सॉलिड रीज़न हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे, ठीक है। दिस इज नोन एज एडी करंट। एडी करंट के कॉन्सेप्ट से ना बहुत जगहों पे बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे आजकल एलॉयज को प्रिपेयर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मतलब हम ये सोचते हैं कि अगर इतना ज़्यादा करंट बना दें, इतना ज़्यादा करंट बना दें कि ये इतना गर्म हो जाए कि मेल्ट ही हो जाए, और ये पिघल जाएगा। तो मेल्टिंग करने के लिए मेटल्स को मेल्ट तो करना पड़ता है एलॉयज बनाने के लिए, तो मेटल्स को पिघलाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपके घर में इंडक्शन फर्नेस होगा, वो इंडक्शन चूल्हा, फर्नेस नहीं, फर्नेस तो भट्टी हो गई, चूल्हा, इंडक्शन जो चूल्हा आता है उसके उसमें भी ऐसे होता है, आपका प्रेशर कुकर होता है, वो मेटल का होता है, उसके अंदर एडी करंट बनने लग जाता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है और पूरी कुकिंग होती है। तो कुकिंग इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आजकल ये सब यूज होने लगा, ठीक है। नाउ एडी करंट बस ये छोटा सा ही है। नाउ ऑल ऑफ यू राइट डाउन, नेक्स्ट इज कॉल्ड इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ, अब इसके आगे सामने सारा किया तो आप जा सकते हैं। इमोशनल ईएमएफ अब समझ में आ गया था आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इमोशनल ईएमएफ, बेटे डोर ना पूरा ही बंद रखना है, ठीक है। इमोशनल ईएमएफ, इमोशनल ईएमएफ का मतलब मोशन से ईएमएफ क्रिएट हो रहा है। देखो ये इमोशनल ईएमएफ तो है, ये रेक्टेंगल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो इसके अंदर करंट बन रहा है ना, वोल्टेज बन रही है ना, तो ये इमोशनल ईएमएफ ही है। बस इसको थोड़ा सा, इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे। बोर्ड पे देखो, इमोशनल ईएमएफ बेसिकली एक तरह से ऐसे समझ लो, एरिया चेंज होने वाला केस है। मतलब आई वांट टू चेंज द एरिया, बाय चेंजिंग द एरिया यू कैन प्रोड्यूस ईएमएफ, ये टेक्निक। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, कि मैंने क्रॉस बना दिया, अंदर की तरफ जा रही है, मतलब क्रॉस का मतलब इनसाइड। मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रख दिया, पहले से रख दिया, ठीक है। एक मेटल का फ्रेम रख दिया, ये मेटल का होना चाहिए, मेटल का नहीं होगा तो करंट कैसे चलाएगा इसके। इसके ऊपर एक मेटल की रॉड रख दी गई है, ये भी मेटल की ही होनी चाहिए, दिस इज आल्सो मेटल। इसकी लेंथ L है, इस मेटल रॉड की, और ये जो लेंथ, ये वाली जो आपको लेंथ दिख रही है, मान लेते हैं ये x है, दिस इज x, दिस इज L। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल L into x। फाई b होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, b एक cos थीटा, b तो b रहेगा, एरिया हो जाएगा L into x। एंगल बताओ सारे, हाउ जीरो? क्योंकि एरिया वेक्टर है तो सेम डायरेक्शन। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो एरिया अंदर बना सकते हो, या फिर एरिया बाहर भी बना सकते हो। अगर एरिया बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल कितना हो जाएगा? एरिया बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो 180 ले लोगे। तो यही तो दो ऑप्शन है आपके पास। मेरा हाथ है, ठीक है, इस हैंड का एरिया का डायरेक्शन यही हुआ ना, दिस इज एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। प्रेफरेबली अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और आपको दो चॉइस है, तो मैं हमेशा एक्यूट एंगल लेता हूँ, और आपको भी यही लेना। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो एरिया भी अंदर की तरफ तो जा ही रहा है ना, टेक दैट साइड। तो टेक थीटा इक्वल टू 0, तो उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? फाई भी आ जाएगा BLX। अब स्टोरी ये है कि इस रॉड को अगर चलाओगे नहीं तो ये एरिया इतने का इतना ही रहेगा, और अगर आप एरिया को चेंज ही नहीं करोगे तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा? क्योंकि B तो वैसे फिक्स है, एंगल चेंज होने वाला नहीं है। तो कुल मिला के एक एरिया तो चेंज कर सकता हूँ मैं, वो भी तब अगर मैं इस रॉड को इसके ऊपर से स्लाइड करना शुरू कर दूँ। तो अगर मैं इस रॉड को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी दे दूँ और इधर चलाना शुरू कर दूँ,
तो ये रेक्टेंगल बड़ा होने लग जाएगा, मतलब एरिया बढ़ने लग जाएगा। और जैसे ही एरिया बढ़ेगा, नो डाउट, बेसिकली एरिया में भी दो चीजें, एरिया बनता है दो चीजों से मिला के, एल और एक्स से मिला के। एल चेंज नहीं हो रहा, एक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है, ये बढ़ने लग गया। सो एक्चुअली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फ्लक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा d∅v/dt, जिससे हम ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज निकालने से तो ये निकलता है ना, ठीक है। तो ये v को कांस्टेंट है, v को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, l को नहीं कर सकते, x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड dx/dt इज नोन एज वेलोसिटी। तो v हो गया, l हो गया, v हो गया, एंड d∅/dt इज कॉल्ड EMF। वेल एक्चुअली मॉड लगा दिया बिकॉज माइनस ये लिखना चाह रहा था, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड में इतना बनेगा। सिंपल छोटी सी डेरिवेशन है। लिखने से पहले मुझे एक बात बताओ, जो मेन बात है, मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट तो बतानी है, करंट कैसे फ्लो करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और सपोज मैंने आपसे ये पूछा, बताओ इसमें कितना करंट फ्लो करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा। करंट कितना फ्लो करेगा वो तो पता लगा लेंगे, कितना फ्लो करेगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ, मतलब कि VL/V/R कितना फ्लो करेगा, पर किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फ्लेमिंग्स रूल, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर बॉडी की तरफ जा रही है, उस तरफ, तो इंड्यूस करंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, किस में लगाऊं, जो मूविंग है, जो मोशन में है, ठीक है, जो मूविंग कर रहा है दैट इज रिस्पांसिबल, तो उस वो फील कर रहा है ना, तो करंट इसमें ऊपर की तरफ जाएगा। तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका भी एक मतलब है, अगर करंट ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, है ना, करंट ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे भागेंगे, तो नीचे वाली साइड पे माइनस और ऊपर वाली साइड पे ये रॉड एक बैटरी बन गई है, चलती हुई रॉड एक बैटरी बन गई है। जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है वो एक बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, जिसका ऊपर वाला प्लस टर्मिनल है और नीचे वाला इट इज लाइक दिस, बैटरी, ऊपर वाला प्लस टर्मिनल, नीचे वाला माइनस। समझ आई मेरी बात। तो फिर करंट कैंटिलीवर, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा। अब जब करंट इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर हीट भी तो डिसिपेट होगा। कितना पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R, इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, V² L² V² R², और एक R भी तो है, तो क्या बना, V² L² V²। पावर भी निकाल सकते हैं, ये सब आते निकालने के लिए, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। हो सकता है इसको मैं चला रहा हूँ तो ये फ्री में तो नहीं चलेगा, इट रिक्वायर फोर्स। बताओ कितना फोर्स फील करेगा ये, फोर्स भी निकालो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चैप्टर 4 में पढ़ा था, ILV sin थीटा। I का वैल्यू आ चुका है पहले से, VL/V/R इनटू में L इनटू में V, और एंगल 90 डिग्री है। चेक करो एंगल जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला ही बताएगा ना किस बीच का एंगल है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक अंदर जा रही है, तो एंगल कितना होगा, 90। तो आंसर कितना होगा, V² L² V/। ये सारे दिखने में एक जैसे लग रहे हैं पर स्क्वायर किसी किसी का अलग अलग है, देख लो ध्यान से, ठीक है। जब भी डेरिवेशन स्टार्ट करोगे तो कुछ लेट करना होता है, जैसे कि तो L क्या है, X क्या है, V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार्टिंग में लिख लो L, यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड है, X की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि मैं वहाँ पे वेलोसिटी में लिख दूंगा। V यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉड, ठीक है, और B क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, एज शोन इन द फिगर। फिगर अच्छे से बनाओ, फिगर में लेवलिंग पूरी करो। हो सकता है एग्जाम में बस EMF तक किया है,
2 मार्क्स में छोटी सी डेरिवेशन हो सकता है आपको फोर्स निकालने के लिए आ जाए तो 1 मार्क्स और बढ़ जाएगा। Can you help me? ठीक है, have a look. Rotational EMF. मेरे पास में ना एक मेटल का फ्रेम है, ठीक है। इस बार जो मेटल का फ्रेम है वो ऐसे रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि सर्कुलर है। ये एक सर्कुलर फ्रेम है, उसके ऊपर एक ऐसे रॉड रखी हुई है। रॉड की लेंथ L है और ये जो पॉइंट बनी ये फिक्स है। इस रॉड को ऐसे घुमाएंगे, आप समझ गए होंगे मैं कैसे घुमाना चाह रहा हूँ। रॉड इज गोइंग लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज हाउ द रॉड इज गोइंग। क्या मेरी बात क्लियर है? इतनी रॉड, इतनी जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इतनी रॉड की जो लेंथ है, सपोज वो है dx, छोटी सी लेंथ, और सपोज इसका रेडियस L नहीं है, इसका रेडियस x है और टोटल लेंथ L। जब आप इसको ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो ओमेगा एंगुलर स्पीड है, तो एक तो हमने L लेट करना है, लेंथ ऑफ रॉड है, एक ओमेगा लेट करना है, एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड हो जाएगी, और एक b लेट करना है। b क्या है? व्हाट इज b? मैग्नेटिक फील्ड को मैं अंदर ही बना रहा हूँ, फिर से चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, एक ही चीज एक ही तरफ समझो, ठीक है जी। फ्लेमिंग रूल से पहले डायरेक्शन ऑफ करंट देखें एक बार। पहले फ्लेमिंग रूल से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है, और रॉड किधर जा रही है? रॉड सपोज ऐसे घूमेगी तो एक मूवमेंट के लिए ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, रॉड ऊपर जा रही है, तो इंड्यूस करंट कहाँ जाएगा? सेंटर की तरफ। अगर करंट इधर की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? बाहर की तरफ। तो बाहर कौन सा चार्ज आएगा? और यहाँ पे कौन सा आएगा? इसका मतलब EMF तो बनेगा। अब कितना बनेगा वो निकाल के दिखा रहा हूँ। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? अब देखो इधर, हम सबको पता है, वी नो दैट DE स्टैंड्स फॉर स्मॉल EMF, ठीक है। EMF का फॉर्मूला में क्या सीखा अभी जो सीखा वही बताओ, बिठा दिया मैंने। क्या था फॉर्मूला EMF का? B L की जगह dx इनटू में B। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था वो लिख देते हैं, E = BL। B सिर्फ इतनी सी रॉड का EMF जानना चाह रहा हूँ, पहले आप इतने का बता दो, फिर पूरी रॉड का तो बाद में निकालेंगे। तो DE = B dx, V की जगह लिखेंगे ओमेगा इनटू में x, क्योंकि बच्चों V होता है ओमेगा इनटू r, रोटेशन मोशन में पढ़ा था ओमेगा इनटू r। यहाँ x लिखा है क्योंकि इस dx का रेडियस इतना ही है। अब इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE = आएगा, B को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, ओमेगा को नहीं कर सकता, पर x dx को तो कर सकता हूँ। और 0 से कहां तक चलूंगा? पूरी लेंथ पे पता लगाना है, इसमें 0 से कहां तक जाऊंगा? L तक जाऊंगा। तो मेरा EMF आ गया B as is, ओमेगा as is, x का इंटीग्रेशन x²/2 0 से लेके L तक। मेरा आंसर B ओमेगा L²/2, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोटेशन मोशन और रोटेशनल EMF और मोशनल EMF पे पीरियोडिकली चेंज कर करके आते रहते हैं क्वेश्चंस। कभी एक पे आ जाता है, कभी एक पे आ जाता है। जितनी बार मोशनल पे आया उतनी बार रोटेशनल भी क्वेश्चन है, हर बार मतलब ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पे आते रहते हैं क्वेश्चंस। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, तो EMF का फॉर्मूला बन जाएगा B इनटू में 2 पाई न्यू इनटू में L²/2
2 से 2 काट दो, आंसर आ जाएगा B5 न्यू एल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो। सर ये देखो ये एक कॉइन है, एक तो जरा आप थोड़ी देर के लिए ना आई सजेस्ट यू लिखने की कुछ जरूरत नहीं है आपको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड पे लिखना है। डिक्टेशन कुछ भी नहीं है, बोर्ड पे देखो आप। मैंने इसके साथ एक, इसको बोलते हैं एसी सोर्स, मैंने इसके साथ एसी सोर्स जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। तो व्हाट इज एसी सोर्स? घर में एसी सोर्स आता है तो पता है, घर में जो करंट आता है दैट इज एसी। एसी करंट कैसा होता है? अगर मैं ग्राफिकली बताऊं तो ऐसा कुछ करंट होता है, लाइक दिस। टाइम के साथ अगर मैं करंट को प्लॉट करके दिखाऊं ऐसा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल मतलब ये साइन वेव होता है। साइनोसॉइडल इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम है, इसको बोलते हैं, वी कॉल इट एज साइनोसॉइडल। हम तो कॉलेज में एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं तो हम साइनोसॉइडल बच्चों को दिखाते हैं। जैसे आप लोगों ने तो इस डिवाइस को बोलते हैं CRO बोलते हैं, एक डिवाइस होता है जिसमें वो डिस्प्ले में दिखता है वेव कैसा है। आपने वो देखा होगा किसी कभी टीवी शो में देखा होगा, किसी की हार्ट रेट ऐसे चलती जा रही है और एकदम से वो रिदम दिखती है आपको, वो CRO होता है। उसमें पल्स देखी जाती है। दैट्स हाउ वी शो द पल्स इन कॉलेज। हम एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं देखो, तो ये ऐसा वेव होता है देखने में। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये कोसाइन भी हो सकता है, यानी ये कॉस वाला वेव भी हो सकता है। कैन बी साइन और कैन बी कॉस। कॉमन नेम होता है, क्या बोलते हैं इसको? साइनोसॉइडल। उधर चले जाओ, ठीक है, वी कॉल इट एज साइनोसॉइडल। नाउ साइनोसॉइडल वेव में क्या होता है, मैं क्यों जानबूझ के ऐसा करंट चूज कर रहा हूँ, मैं ऐसा वेव क्यों लेना चाह रहा हूँ? साइनोसॉइडल इसलिए लेना चाह रहा हूँ, या मैं एसी सोर्स इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि करंट लगातार बदलता रहेगा, और अगर करंट चेंज होगा तो सब बच्चों को पता है कि सर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो करंट से ही बन रही है, और जब करंट ही कांस्टेंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी क्या? नहीं होगी कांस्टेंट। करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। तो इसका जो सर्कुलर कॉइल है, इसका ए एरिया है मान लेते हैं, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे चल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया का डायरेक्शन भी इस तरफ है। एंगल कितना हो गया? 0। फ्लक्स के फॉर्मूले में हम सबको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi b क्या होता है? BA cos थीटा। एंगल 0 हो गया, क्या बना? B2A बना, यहाँ पे 0 डाल देते हैं। अब B इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आपका करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने करंट ही ऐसा भेजा है। अब B चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स। कहाँ चेंज होगा? कॉइल के अंदर ही चेंज होगा फ्लक्स, और कॉइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल उसका अपोज करने के लिए अपने अंदर क्या बनाने लगेगी? EMF बनाने लगेगी। और कितना EMF बनाएगी हम सबको पता है, माइनस d5 dt। सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज। तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से EMF बनेगा, और EMF हमेशा माइनस यानी कि अपोजिट नेचर का होता है। तो ये कॉइल अपने अंदर से जाने वाले करंट को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। और प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, पहले CBSE में क्वेश्चन आया, करके तो बाद में देखा, ठीक है, लैब में करके देखा हमने। कॉइल लगाई, कॉइल के साथ एक बल्ब लगाया, एक रेजिस्टेंस लिया, उसके साथ भी एक बल्ब लगाया, फिर हमने इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, बिकॉज़ पैरेलल में सबको पता है वोल्टेज सेम होती है। तो जो सिचुएशन इसको मिलनी चाहिए वही इसको भी मिलनी चाहिए, इसलिए पैरेलल में रखा है। दोनों को अलग अलग नहीं देनी सिचुएशन। और दोनों को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी, मतलब डीसी। बैटरी तो वेरिएबल नहीं है ना, बैटरी तो कांस्टेंट देगी ना। और मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, स्विच को ऑन करते क्या होगा? स्विच ऑन करने से पहले करंट कितना था? 0 था। स्विच ऑन करते करंट बढ़ने लगेगा। जैसे ही करंट बढ़ेगा तो थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा होगा, थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन के लिए एकदम से करंट इसमें बढ़ने लगेगा।
जैसे इसमें करंट बढ़ने लगेगा क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा, क्योंकि जैसे इसके अंदर बढ़ता हुआ करंट एंटर करेगा, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होते ही इसके अंदर ईएमएफ बनने लगेगा और वो ईएमएफ का इफेक्ट इस पर दिखेगा, क्योंकि इसमें ईएमएफ बनेगा ये मुझे पता कैसे चलेगा, ये मुझे बल्ब बताएगा। जैसे ही मैंने बटन दबाया ये बल्ब जल गया, लेकिन ये बल्ब नहीं चला, ये धीरे 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 क्या चलने लगा, ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर अपोज हो रहा होगा, तभी तो ये बल्ब थोड़ी देर के बाद जलेगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया है कि इफ द बल्ब इज टर्न ऑन, व्हिच ऑफ द बल्ब विल ग्लो अर्लियर? दिस बल्ब विल ग्लो अर्लियर। एंड व्हाई डिले इन दिस? Coil EMF will induce in this coil. This phenomena is called self induction. खुद ही के अंदर का करंट खुद ही EMF इंड्यूस कर रहा है, मतलब खुद ही सब कुछ खुद ही कॉइल कर रही है। कॉइल में करंट भेज रहे हैं तो कॉइल अपने ही अंदर क्या बना रही है, EMF। क्यों बना रही है? क्योंकि कॉइल नहीं चाहती कि उसके अंदर से बदलता हुआ करंट पास करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कॉइल क्या चाहती है? कॉइल नहीं चाहती कि उसके अंदर से बदलता हुआ करंट पास करे। उसको अपोज करने के लिए कॉइल अपने अंदर क्या बना रही है, EMF बना रही है। और हम सब जानते हैं, लेंज लॉ में हमने पढ़ा, थर्ड टॉपिक में हमने आज ही पढ़ा कि लेंज लॉ हमेशा करंट ऐसे इंड्यूस करता है, बताता है कि करंट ऐसे इंड्यूस होना चाहिए कि वो अपोज कर सके। तो अपोज हो तो रहा है तो फिर वो थोड़ा टाइम बाद थोड़ी देर के बाद, क्योंकि डीसी है ना, थोड़ी देर बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो वापस ये बल्ब, ये दोनों बल्ब सेम ब्राइटनेस से जलेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद करंट का चेंज होना बंद हो जाएगा ना, चेंज होना जरूरी है, तो EMF तो फिर बनना बंद हो जाएगा, तो इसमें बनना बंद हो जाएगा EMF, क्योंकि EMF तो तभी तक बदले। देखो थोड़ी देर बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा, डीसी है ना, डीसी का काम क्या, करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। चेंज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, EMF बनना बंद हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद दोनों बल्ब सेम ब्राइटनेस जल रहे होंगे। अब मैं इसको बार-बार ऑन ऑफ करता रहूं बार-बार इनफाइनाइट टाइम के लिए, ये उड़ जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा। पर ये फ्यूज नहीं होता, क्योंकि ये हर बार आराम से चलता है, ये जल्दी फ्यूज हो जाता है। आपकी घर में जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, अब तो आजकल जो ट्यूबलाइट LED आ गई, पुरानी ट्यूबलाइट्स याद है आप सबको? आज से 10 इयर्स पुरानी ट्यूबलाइट्स में चोक लगी होती थी ऊपर, बटन दबाते थे, वो लाइट 2-3 बार पहले आंखें बंद करती थी अपनी, बार-बार ऐसे करती थी, फिर जलती थी। डू यू रिमेंबर? वो क्यों ऐसा करती थी बार-बार? क्योंकि उसको शुरू में करंट कम मिलता था, उसमें कॉइल लगी होती थी, क्योंकि वो ट्यूबलाइट जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए उनको उनसे बचने के लिए कॉइल लगाई जाती है। आपके घर में जितनी भी वाटर, जो पानी की मोटर होती है, दैट मोटर आल्सो हैज दिस कॉइल, क्योंकि नहीं तो मोटर खराब हो जाएगी, क्योंकि मोटर एकदम स्टार्ट होती है अदरवाइज, क्योंकि मोटर में एकदम से बहुत सारा करंट मिलता है। हमारे एसी वगैरह के अंदर एक कॉइल्स लगी हुई होती है, आराम से स्टार्ट होती है कॉइल्स, कॉइल धीरे-धीरे अपने अंदर से करंट को जाने देती है। ये होता है सब जगह। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, इसको चोक कॉइल कहते हैं इसको, ठीक है नॉर्मली। चलिए अब आप लिखना शुरू करिए। मैं आपको क्या लिखाना था, आप क्या लिखोगे? पहले तो 1 मिनट रुको, भी लिखा ही नहीं है मैंने, क्या लिखा है आपको? रुको 1 मिनट के लिए, कुछ भी नहीं लिखना मुझे। ये क्वेश्चन आप बाद में नोट करना, मैं बने रहने देता हूँ। क्या वैसे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन अभी पाइपलाइन में कर रहे हैं सारे। इधर देखो सारे बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। हमने समझा करंट चेंज होता है तो फ्लक्स भी चेंज होता है। दिस इज व्हाट वी गॉट टू नो। When you remove the proportionality, you get a constant. What is this L called? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनल हटाने पे कांस्टेंट डालते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट सारे बच्चे याद रखना, हेनरी, H लिखी जाती है। पहले तो ये फॉर्मूला, जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। करंट को मैंने फ्लक्स के साथ प्लॉट करके दिखाया बच्चों को। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको L रिप्रेजेंट करेगा। पहले तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। दूसरी बात ये बच्चों कि एक टर्म होता है EMF का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का d∅/dt, और ये कितना होता है, फाई होता है हमारा L/y। तो अगर आप इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, हेलो वो वाले में आप एग्जिट कर दीजिए ना, उसको एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है,
देखिए इधर देखिए सारे बच्चे, अगर मैंने आपसे कहा ये बोर्ड में क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था di/dt और EMF के बीच का ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ ये वाला बनेगा क्योंकि देयर इज अ माइनस, तो इट हैज टू बी लाइक दिस। ये बच्चे MCQ में आया था, बच्चे गलत कराए थे, कई सारे बच्चे ऊपर वाला कराए थे। ओके, पता होना चाहिए, छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस का L रिप्रेजेंट करता है। चलिए क्वेश्चन लिख लें एक बार, मैं डिक्टेट कर देता हूँ क्या पूछूँ मैं आपसे इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, ट्यूसडे को सारे क्वेश्चन हो रहे हैं इसी के ऊपर, क्योंकि ट्यूसडे को हम रोटेशनल EMF, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इन सब पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू राइट डाउन। In the given circuit diagram, which of the bulb will glow earlier? Bulb 1 या bulb 2? In the given circuit diagram, which of the bulb will glow earlier? When the switch S, when the switch S, ये switch है S, when the switch S is turned on, when the switch S is turned on, when the switch S is turned on, आपको पता है B2, give reason of your answer, ऐसे लिखा क्वेश्चन। तो आप क्या लिखेंगे? बल्ब कौन सा पहले जल रहा है? B2 will glow earlier, B2 will glow earlier, B2 पहले जल जाएगा, but B1 will delay, B1 में डिले होगा, because B1 is connected with the coil। आप लिखोगे रीजन, आप क्या बनाना लिखो, बिकॉज क्या रीजन था? B1 किससे कनेक्टेड था? बल्ब 1 किससे कनेक्टेड था? कॉइल से कनेक्टेड था, बिकॉज B1 इज कनेक्टेड विद द कॉइल एंड कॉइल क्या करती है? इट इंड्यूसेस EMF। when changing current is passed through, it induces EMF when changing current is passed through। When changing current is passed through, so this is it for देखो फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है कि चेंजिंग करंट, अगर करंट टाइम के साथ चेंज हुआ तो EMF इंड्यूस होगा। सबसे सिंपल वे में लिखा हुआ फॉर्मूला, ओके। कैन बी डिफाइन 1 हेनरी। व्हाट इज 1 हेनरी? L is equal to 5T upon current. How can you make it 1 Henry? When फ्लक्स कितना होना चाहिए? 1 वेबर को होना चाहिए और करंट कितना पास करना चाहिए? तो दिस इज नोन एज 1 Henry। वैसे इतना भी लिखा हो तो पूरा एक नंबर मिलेगा आपको, बट स्टेटमेंट में बोलूँ तो आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। इट इज, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो, इट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल।
It is the self inductance of a coil when 1 Weber of flux, when 1 Weber of flux is linked with it, जब 1 वेबर का फ्लक्स लिंक हो जाए, when 1 Weber of flux is linked with it for 1 ampere of current. For 1 ampere of current, for 1 ampere of source current कर देना, for 1 ampere of source current. Okay. Question लिखो, show that L is equal to mu naught n square A by L. क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, वैसे तो डेरिवेशन नहीं है. शो दैट L is equal to mu naught n square A by L for a solenoid. For a solenoid. नोट तो देखो, L यहाँ पे कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस, हम सबको पता है. N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और L इज द लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड. अगर मैं इमेजिन करूं कि I जो है वो करंट है, पास थ्रू द कॉइल. बच्चों डायग्राम ये बना है, इसके साथ ये डायग्राम बनेगा, पर बाद में बनाना, मैं पहले खत्म कर दूं, एक ही बार करना. जैसे आप करंट पास करोगे इसके अंदर से, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? इन द कोर ऑफ सोलिनॉइड, बताओ. सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चैप्टर 4, मेरे को एग्जाम देना है ना. म्यू नॉट n by L into n. छोटा वाला n जो स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ऐसे. ठीक है. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन फेस ऑफ कॉइल. इधर देखो सारे, पहले ध्यान से. लिखने में इतने बिजी मत हो, पहले देखो समझ भी आ रहा है कि नहीं. ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का ए एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड सबको दिख रहा है, इधर जा रही है, एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही है. एंगल कितना हो गया? ओके. मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी का वैल्यू कितना है? इनटू में ए. एंगल कितना हो गया? आंसर कितना हुआ? बस इतना. क्या सॉलिनॉइड में ये एक कॉइल का फ्लक्स निकाला है मैंने? क्या सॉलिनॉइड में एक ही कॉइल है? वी हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इनटू n. तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू n इनटू में दिस वैल्यू म्यू नॉट n I A बाय. इतना समझ में आता है सबको? टोटल फ्लक्स आ गया. लास्ट है, फ्लक्स की जगह पे लिख सकते हैं फाई की जगह पे क्या होता है? फाई किसके इक्वल होता है? तब तो L निकाल पाऊंगा. L कैसे निकालूंगा मैं? इस फाई को हटा दो, उसकी जगह क्या लिख दो? Li is equal to n म्यू नॉट n I A by L. I से I कैंसिल कर दो, बताओ क्या होगा? L is equal to म्यू नॉट. अब देख के बताओ L किस पे डिपेंड कर रहा है. पूछूंगा क्वेश्चन तो कैसे क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है. एरिया यूज कर सकते हो. म्यू नॉट मतलब मीडियम को कोई ऐसा मीडियम डाल दो जिसकी वैल्यू बड़ी परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी. एंड लेंथ के साथ क्या करोगे? तो लेंथ कम करेंगे तो यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस एंड आल्सो यू हैव टू मेक दिस डायग्राम.
एंड अगर सोलिनॉइड के अंदर मैं इमेजिन करूँ तो सोलिनॉइड बिल्कुल खाली है, अगर सोलिनॉइड के अंदर मैं कोई और मीडियम डाल देता हूँ तो L जो होगा वो हो जाएगा म्यू n स्क्वायर a बाय L, और अगर सोलिनॉइड बिल्कुल खाली है तो L नॉट हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय L। ये सोलिनॉइड जब एयर कोर है, जब खाली है बिल्कुल, और ये तब है जब कोई मीडियम भरा हुआ है। कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ L को L नॉट से, तो ये सब कुछ कट जाएगा, बस म्यू बाय म्यू नॉट आ जाएगा। और म्यू बाय म्यू नॉट मैंने आपको चैप्टर 5 में पढ़ाया था, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी लिखते हैं। तो L इक्वल टू आ जाएगा म्यू आर इंटू में L नॉट। ये हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी सॉलिनॉइड के अंदर कुछ भरने वाले हैं, कुछ कोई आयरन डालने वाले हैं, कुछ डालने वाले हैं। एक तो छोटी छोटी बातें और हैं, जैसे कि अगर दो सॉलिनॉइड ऐसे कनेक्टेड है, देखना एक मिनट के लिए, इसको बोल सकते हैं सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में आपका L होता है L1 प्लस L2, और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है लाइक दिस, तो आपका L हो जाता है 1 by L इक्वल टू 1 by L1 प्लस, if you want to go for entrance you can note this। वैसे तो ये सीरियसली मुझे नहीं है, ठीक है, अलग से साइड में छोटे नोट्स करके लिखो, ये भी नोट करके लिख लो, ये भी सब अपनी जगह पे काम आएगा। सीबीएसई अप्रोच में इनका कोई यूज नहीं है। अब हमारा सेल्फ इंडक्शन हो गया है, अब हमें बात करनी है म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ओके, क्या सबको समझ आ गया? बस आधा घंटा और झेल लो, खत्म करते हैं क्लास को, ठीक है। राइटिंग म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये तो फोन भी गर्म हो गया होगा अभी तक। म्यूचुअल इंडक्शन उसको भी नहीं करूंगा, ये जो भी मेरे काम आएगा वो तो देखो। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, अगेन एसी सोर्स है, अगेन वही सेम एक कॉइल है, इस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इसके नंबर ऑफ टर्न्स लेट अस सपोज n1 है। ध्यान से देखना मेरी बात को समझना, समझने वाला टॉपिक है। इमेजिन आपने इसमें आई करंट पास किया, करंट पास करने से क्या होगा, वो भी चेंजिंग करंट पास करेगा, इसके अंदर फ्लक्स लिंक हो जाएगा, फ्लक्स चेंज भी हो रहा होगा क्योंकि करंट तो आपने एसी से दिया है। तो चेंजिंग करंट से क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ बनने लगेगा, और इस बनते हुए ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। टॉपिक भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। लेकिन अब मैंने क्या किया, सेल्फ तो हो ही रहा है, सेल्फ के साथ साथ एक कॉइल और रख दी मैंने इसके नेबरहुड में, और इसको मैंने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, ये देखने के लिए कि कुछ इसमें डिफ्लेक्शन आएगी या नहीं आएगी। कोई कनेक्शन नहीं है बीच में, देखो वायरलेस चार्जिंग, सबको पता है, आप आजकल तो ये होने लगे हैं। इस कॉइल को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, सेकेंड कॉइल आपकी सेकेंडरी कॉइल। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल के इसमें जाएगी जाएगी, और जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेकंड वाली कॉइल के अंदर, जो कि मैं आने नहीं देना चाहता बट आप रोक सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड तो फ्री है ना, ये निकल के इसके अंदर जाएगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से लिंक हो जाएगी, इस वाली कॉइल से, तो इस वाली कॉइल के अंदर भी तो फ्लक्स चेंज होगा, इसमें तो फ्लक्स चेंज हो ही रहा है, सेल्फ इंडक्शन तो हो ही रहा है, बट साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन भी स्टार्ट हो गया है, यानी कि इसकी इस कॉइल की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर गई है, एंड इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा तो ये अपने अंदर क्या बनाने लग जाएगी, ईएमएफ, और इसकी वजह से डिफ्लेक्शन दिखेगी तो मिलेगी आपको। अब आपको पता है आजकल के फोन्स के अंदर ना यहाँ पर इस जगह पर एक कॉइल लगी होती है, ठीक है, इस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और जब मैं इसको वायरलेस सिस्टम के ऊपर रखता हूँ, दूर रखता हूँ तो नहीं करता चार्ज, जब मैं इसको एकदम उसके ऊपर रखता हूँ, पास लेके आता हूँ, तो दूसरी जो कॉइल है डॉक है, चार्जिंग डॉक है, उसके अंदर एक कॉइल लगी हुई है, उसके अंदर सेकेंडरी कॉइल, और वो चार्जिंग डॉक एसी से कनेक्टेड है, तो एसी से फीड कर रहा है, और उसके अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कॉइल प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रही है, तो इसके अंदर लगी हुई कॉइल, फोन के अंदर लगी हुई कॉइल के अंदर करंट बनने लग रहा है, एंड दैट करंट इज प्रोड्यूसिंग चार्जिंग बेसिकली।
वो बैटरी, यहाँ बैटरी लगी होगी इस जगह पे, गैल्वेनोमीटर की जगह पे, तो फोन में जो है वो सेकेंडरी कॉइल है और ये प्राइमरी कॉइल। अच्छा, आजकल सैमसंग के फ़ोन आते हैं वो रिवर्स चार्जिंग भी देते हैं। मतलब सैमसंग का फ़ोन है, सपोज इमेजिन ये सैमसंग का फ़ोन है, इसके अंदर कॉइल लगी हुई है जो कि सेकेंडरी का काम करती है, बट ये प्राइमरी का भी काम कर सकती है। यानी कि मैं इसको अपने फ़ोन को इसे चिपका दूंगा तो ये वाली इसकी बैटरी से इसके अंदर ट्रांसफर होने लग जाएगा, यानी कि जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी भी बनाया जा सकता है, और जो सेकेंडरी है उसे यस, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। ओके, सो बेसिकली वायरलेस चार्जिंग यही कॉन्सेप्ट से चलती है। तो ऐसे तो n नंबर ऑफ कॉइल्स को हम लगा सकते हैं। आप ऐसे हाँ कर सकते हो, ऐसा किया जाता है। ट्रांसफार्मर्स वगैरह जो लगे होते हैं बाहर जगह जगह पे यही काम करते हैं बेसिकली। मल्टीपल ट्रांसफार्मर्स होते हैं जगह जगह पे, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफार्मिंग मिल जाती है। ओके, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n2। अब सुनो मेरी बात को, इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट किसका करंट है सर, ये तो कौन सा करंट है, और इस बार जो फ्लक्स है वो प्राइमरी में नहीं ऑब्जर्व करूंगा मैं, यहाँ का फ्लक्स नहीं निकालूंगा इस बार मैं फ्लक्स किसका निकालूंगा, उस वाले का अगर मैं निकालूंगा। यानी फॉर्मूला दिखने में सेम लग रहा है बट पॉइंट टू बी नोटेड, पिछले वाले में ये फ्लक्स किसका था, सेम कॉइल का था। पिछली बार तो दो कॉइल थी नहीं, जिसका करंट था उसी का फ्लक्स था। इस बार करंट प्राइमरी में पास करेंगे और फ्लक्स किसमें ऑब्जर्व करेंगे, सेकेंडरी में चेंज होता हुआ देखेंगे। अब इसमें प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, और m को क्या बोलेंगे, m को बोलेंगे म्यूचुअल, और फॉर्मूला तो वही, यूनिट तो वही रहेगी क्योंकि फॉर्मूला तो वही है ना, डायमेंशन थोड़ा चेंज हो गया है। और यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में? अच्छा, एक बात और मैं मिटा चुका हूँ, यहाँ पे नोट कर लेना। यहाँ EMF होता है माइनस का d phi v by dt, तो d phi by dt की जगह पे आ जाएगा d by dt of m into i। m तो कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा, जैसे L into di by dt आया था वैसे यही आएगा, और ग्राफ इसका भी सेम ही आएगा। तो नहीं भी बनाएंगे तो भी एग्जाम में तो कर ही लेंगे ना, ऐसे ही तो ग्राफ आएगा। एवरीथिंग विल रिमेन सेम। डेफिनेशन लिखना पहले तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा। डेफिनेशन लिखो पहले सारे बच्चे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स by virtue of which, it is the property of TWO, two coils, by virtue of which a coil induces EMF, by virtue of which a coil induces EMF, a coil induces EMF to oppose the changing current passing through the neighboring coil, to oppose the changing current passing through the neighboring coil। ट्यूसडे वाली क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चंस अब आपको समझ में आएंगे कि आप थ्योरी कर चुके हो। आपको पासिंग थ्रू द नेबरिंग कॉइल, पासिंग थ्रू द नेबरिंग कॉइल, ठीक है। ये हो गया हमारा, नोट कर लो इसको अच्छे से, फिर मैं आगे कुछ करता हूँ।
वो शो करके बोल रहा हूँ, शो दैट m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a by l for the two solenoids. अब इस बार टू सोलिनॉइड्स के लिए करके दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। अब इस बार आई अलग वायर के अंदर है और फ्लक्स दूसरे वाले के अंदर, तो बस एक एक वर्ड चेंज करते जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए नहीं लिखे तो हम रुक जाए, मैं इसको यहीं पर खत्म कर दूंगा, इसी में मैं इरेज नहीं करूंगा, इसी में चेंज कर दूंगा। आई क्या है, करंट पास थ्रू कौन सी कॉइल है ये, यहाँ T लिख दिया, ओके, प्राइमरी कॉइल पूरा लिख देना, प्राइमरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर ऑफ द, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे लिख देंगे, कोर में तो बन रही है बट वो सेकेंडरी में तो पहुंचे। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द, मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल के साथ। कितना होगा, म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, म्यू नॉट n1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो यही वाले नंबर ऑफ टर्न्स कर रहे हैं ना, इसलिए। और फ्लक्स लिंक विद वन फेस ऑफ सेकेंडरी कॉइल का में फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो बी ए cos थीटा के हिसाब से ये नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, ये नंबर ऑफ टर्न्स n1, बस इतना ही फर्क है। अब टोटल फ्लक्स जब मैं निकालूंगा ना, टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल से निकलेगी, सपोज ऐसे निकल के ऐसे होके जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया का डायरेक्शन भी यहाँ पे है, तो एंगल जीरो ही रहेगा, तो एंगल तो सेम ही आएगा। इसमें ये बात का ध्यान रखना, इसमें ए क्या है, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि मुझे एरिया सेकेंडरी का ही चाहिए, मुझे फ्लक्स इसका चाहिए, मुझे उसके एरिया से कोई कंसर्न ही नहीं है, तो मैं एरिया इसी का बता रहा हूँ कि इसका है। बी की वैल्यू प्राइमरी से निकल के इतनी आ गई, म्यू नॉट n1 by l into y, ये बी है, ए हो गया, एंगल जीरो हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया। अब टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, अब इसमें एक का निकालिए, कितने फेसेस हैं ऐसे n2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, और पहले वाला n1 था, तो बस, और यहाँ पे था n2, यहाँ पे था n1, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आई से कट जाएगा, ये n का स्क्वायर नहीं आएगा बस, और आपको समझ में आ जाएगा स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा। पिछली बार खुद ही की मैग्नेटिक फील्ड थी, खुद ही का फ्लक्स था, तो 2 बार n आया था। इस बार मैग्नेटिक फील्ड n1 से आ रही है और फ्लक्स n2 का हो गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया। बेसिकली क्या हुआ सर, ये चेंज हुआ कि जो n स्क्वायर है वो किसमें चेंज हो गया, n स्क्वायर चेंजेस इनटू n1 इनटू n2, बस क्लियर हुआ। जब मुझे पढ़ाया गया था मैं तो एक बार में क्लियर हो गया था, आज तक याद है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को मैं बहुत एक्सेप्शनल था, लेकिन मुझे लगता है ये टॉपिक ईजी है, ये समझ आ जाता है आपको। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था ना 2002 में आई स्टार्टेड टीचिंग, तब मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर में गया, मेरे को एक स्टूडेंट मिला पढ़ने के लिए, अभी वो केमिस्ट है पटेल नगर में, उसकी शॉप है, तो उसने बाद में बी फार्मा किया, तो उसने शॉप पहला स्टूडेंट था हो गया। तो जब मैं उसको पढ़ाया था, फर्स्ट टाइम जब मैं उसको पढ़ाया था, तभी मैंने बुक से नहीं पढ़ा। फर्स्ट टाइम भी पता नहीं क्यों, तो मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। एक बार भी कभी भी मैंने बुक से नहीं पढ़ा, और मैं इम्प्रूव होता चला गया। हालांकि मुझे लगता है मैं बहुत खराब पढ़ा होगा, पहली बार जब मैंने पढ़ाया होगा, पहली बार पढ़ाया होगा तो अच्छा नहीं पढ़ाया होगा, फर्स्ट टाइम भी मैं बुक से नहीं पढ़ाया था। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट हो जाती है। 2010 में मुझे 8 साल हो चुके थे पढ़ाते हैं, तब फिर मेरे को सुनने में आया कोई केमिस्ट्री जेटी से पढ़ाने लग गए, नए नए कोई विषय पढ़ाने लग गया है, बहुत से लोग बाद में आए। एक मतलब बता रहा हूँ मैं, तब मेरे को पढ़ाते 8 साल हो चुके थे, मुझे 8 बैचेस 8 सेशंस एक साल में। पहले साल में बच्चे कम थे, अगले साल से मेरे पास 3-4 बैच बन गए थे। एक इंस्टीट्यूट है हसन कॉलेज, तो मैं पटेल में शायद नाम सुना, उसके बाद से बहुत बच्चे, तब से फिर उसके बाद बहुत बच्चे पढ़ाए, उनके पास बच्चे ही हो जाते थे, बैच ही बैच, 4 बैच 5 बैच।
सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल नहीं होगा? प्राइमरी कॉइल क्या है? लिंक विद द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल लिंक विद सेकेंडरी, यानी वो सेकेंडरी में घुस गई, प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी में आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल लिख लो आप, ठीक है। एंटरिंग द सेकेंडरी कॉइल ऐसे लिखना, ऐसे लिखना। लिंक्ड और यही होता है जिससे कनेक्ट होता है, लिंक करता है। सेल्फ हो गया, म्यूचुअल हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स एकदम नेक्स्ट लेवल है, ट्यूसडे कराऊंगा मैं आपको। लास्ट अब क्या है, नाउ आवर ब्रेन इज ओपन, हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। अब हम कॉम्पिटेंसी लेवल का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें सेकंड टॉपिक का फॉर्मूला भी पता है, लास्ट टॉपिक का भी पता है। तो सर आप जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन करा दो, हमें कम से कम फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। इंडक्टर मतलब समझ गए सारे बच्चे, इंडक्टर का मतलब यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का एक शॉर्ट में इंडक्टर एक डिवाइस हो गया। अब आपने 12th क्लास में 3 डिवाइसेस पढ़ लिए। इसको क्या बोलते हैं? आर। अब आप अगला चैप्टर पढ़ने जाने वाले हो, शुरू होने वाला है, उसमें तीनों आएंगे इकट्ठे। मतलब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, ये सारे मिलेंगे तब बनेगा अल्टरनेटिव करंट चैप्टर। फिजिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है फिजिक्स में, आप चैप्टर सीधा सेकंड बुक स्टार्ट नहीं कर सकते, जो करते हैं फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो इवन फर्स्ट बुक के अंदर भी आप जम्बलिंग नहीं कर सकते, सीक्वेंस में पढ़ना होता है। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो चार्जेस सीखा होता, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस नहीं सीखे होते, एनर्जी नहीं सीखी होती तो कैपेसिटर समझ में आता है ना, चार्ज का फ्लो समझ में आया तो करंट समझा तो रेजिस्टेंस तक पहुंचे, और जब करंट समझ में आया तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आई तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया तो इंडक्टर। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, बहुत तरीके से अरेंज किए गए चैप्टर्स टेक्स्ट बुक के अंदर। जो लोग ये उल्टा करते हैं ना सारे, तो फिर बाद में उनके स्कूल का रिजल्ट खराब होता है, क्योंकि बच्चे के बेचारे स्ट्रगल करते हैं। टेट अकेडमी वन ऑफ द एग्जाम्पल, सोचते हैं कि हम ना एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रहे हैं, उल्टा बच्चों के साथ। बल्कि पता है क्या है, स्कूल टीचर कोचिंग के साथ इकट्ठे चलते हैं ना, तो दोनों जगह सेम होता है, तो बच्चों को भी सपोर्ट मिलता है। उनको लगता है अलग अलग पढ़ाएंगे तो और स्मार्ट हो जाएंगे बच्चे। दो चैप्टर कैसे कर सकते हैं एक साथ? वैसे ही फिजिक्स डिफिकल्ट है। चलो, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। लुक हियर, दिस इज एन इंडक्टर कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ सोर्स, समथिंग लाइक दिस। आई करंट पास कर रहे हो। सबको पता है पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। पावर कैन बी रिटन एज वोल्टेज कैन बी रिटन एज, बिकॉज कॉइल के अंदर वोल्टेज यहाँ पे आपको पता है ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सबको ये भी पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। कॉइल के लिए इतना होता है, आज ही पढ़ा है, ये उठा के यहाँ इंसर्ट कर दो। ईएमएफ की जगह आ जाएगा माइनस, हट जाएगा, बिकॉज हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। बिकॉज सबको पता है पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है। कैंसिलेशन हो जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। L into में I into में di, we will have to integrate both side, L को नहीं कर सकते इंटीग्रेट। करंट 0 से I तक फ्लो करवा दिया मैंने मैक्सिमम तक, जितना भी वर्क डन होगा दैट इज द एनर्जी। L बाहर, I का इंटीग्रेशन 0 से I, we got
L into में I square by 2. It can be written as half of Li square. This is called energy. ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, मैं रिपीट कर देता हूँ. पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट. पावर कैन बी रिटन एज वर्क डन अपॉन टाइम. वोल्टेज कैन बी रिटन एज EMF और EMF इज इक्वल टू माइनस का L into di by dt. इंडक्टर के लिए सेल्फ इंडक्शन वाला केस कर रहा है. L into di by dt. dt से dt कैंसिल हो गया. इतना सिंपल सा बच गया. When I integrate L को नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट है. I का इंटीग्रेशन I square by 2 and this is. ठीक है, तो मैंने तीन स्टेप्स से याद रखूंगा. पावर से शुरू करना है, वोल्टेज को पुट करना है और उसके बाद इंटीग्रेट करना है. ठीक है, एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी इसके बाद बताता हूँ. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. बस ये बात है. द टाइम इज 1:51. मैं जल्दी खत्म कर दिया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था मैं जल्दी. क्योंकि हमने क्वेश्चन एक भी नहीं किया है, हमें प्रॉब्लम्स भी करनी है, तो ऑलमोस्ट इतना ही टाइम. चैप्टर छोटा है, आप सोचो ना 2 आवर्स में थ्योरी हो रही है, 2 आवर्स में न्यूमेरिकल हो रहे हैं, तो इतना ही है चैप्टर. So by the end of this Tuesday only हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. थर्सडे वी विल स्टार्ट होपफुली विद AC. तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं कुछ जो वन शॉट में जल्दी जल्दी हो सकते हैं. 1 तो नहीं हो सकता. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ चैप्टर हैं जो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाते हैं. ये उनमें से कुछ. फर्स्ट बुक में, सेकंड बुक में और हैं. सेकंड बुक में ज़्यादा हैं छोटे चैप्टर्स. मतलब आपको मोस्ट चैलेंज आपको इन्हीं में फील होने का. कौन सा मोस्ट चैलेंजिंग है? मुझे लगा उसको ये कहना चाह रही है फिजिक्स में टाइम पे आना सबसे मोस्ट चैलेंजिंग है. फिजिक्स क्लास में टाइम पे मर जाऊँ. एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी. इसका सिंबल U होता है, स्मॉल, जो आप इनिशियल वेलोसिटी वाला यूज करते थे. एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम. ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हाफ Li स्क्वायर. और इंडक्टर का वॉल्यूम देखो कैसे निकालते हैं. इंडक्टर का एरिया A होता है, दिस इज एरिया. तो वॉल्यूम क्या बन गया, है ना? एरिया इनटू मीटर. अच्छा, L का वैल्यू म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L. इसे यहाँ डाल दो तो बन जाएगा हाफ म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L इनटू में I का स्क्वायर अपॉन L को रेसिप्रोकल करके देखो क्या आएगा. ये आ गया हाफ म्यू नॉट n स्क्वायर बाय L A I स्क्वायर इनटू 1 अपॉन क्या मिला? A कैंसिल. म्यू नॉट n स्क्वायर I स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर. ठीक तो है. एक काम करो, ठीक तो है, तो एक छोटा काम और करना है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा. ऊपर नीचे ना म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करो. ध्यान रखना मैंने क्या किया. नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करो, ऊपर एक म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? ऊपर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया तो म्यू नॉट का स्क्वायर हो गया. मुझे क्या मिला? 1/2 म्यू नॉट. एंड व्हाट इज दिस? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड चेक करो. म्यू नॉट Ni by L. दिस बिकम्स d square. See you, bye.